विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। उसमें स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां 1947 से लेकर 1974 तक, यानी अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। उसमें जो आज का टॉपिक है हमारा वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कब से कब तक? 47 से लेके 74 के बीच में देश में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, देश में क्या आर्थिक विकास हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। तो अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? ग्रामीण थी। देश की 90% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती थी। यहाँ कृषि एवं दस्तकारी के कार्यों की प्रमुखता थी। गांव आत्मनिर्भर थे, परंतु औपनिवेशिक शासनकाल में यह आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई, क्योंकि इस काल में भूमि सुधार, कृषिगत संरचनात्मक विकास और आधारभूत औद्योगिक विकास के लिए केवल उतना ही प्रयास किया गया जिससे इंग्लैंड के उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके और उत्पादित माल का भारत एक अच्छा बाजार बन सके। भाई ब्रिटिशर्स कौन थे? उपनिवेशवादी थे। एक उपनिवेशवादी क्यों चाहेगा कि हमारा जो हथकरघा उद्योग है वो अच्छा चले बहुत, और हमारे देश से विदेशों में क्या हो, कपड़े जाएं। भाई हमारे यहाँ क्या करते थे लोग? कपास का कपड़ा बनाते थे। पूरे संसार में हमारे यहाँ के बनाए हुए कपड़ों की क्या होती थी? प्रशंसा होती थी। बड़ा गजब का कपड़ा होता था, मलमल होती थी और बहुत सारी चीजें। तो उपनिवेशवादी कभी नहीं चाहेगा कि भारत का कपड़ा बाहर जाए। वो क्या चाहेगा कि मैं यहाँ से कौड़ियों के भाव में रुई खरीदूं, अपने देश में ले जाऊं, वहां से धागा बनाऊं, कपड़ा बनाऊं, उसको सिलूं और उसके बाद कहाँ बेचूं? क्योंकि जनसंख्या तो पहले से रही है भारत में। किसको बेचूं? भारत को बेचूं, है ना? तो औपनिवेशिक शासन काल में यह आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। क्यों हुई? इस काल में भूमि सुधार किए इन्होंने। लेकिन भूमि सुधार किस प्रकार के भूमि सुधार किए? ये जितना भी आप सुनते हो ना कि जी खाता खतौनी, दाखिला खारिज, रजिस्ट्री, ये सब किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। हमारे यहाँ से थोड़े होता था। क्या होता था हमारे यहाँ? बताओ। अरे भाई रजिस्ट्री कुछ नहीं होती थी। राजा ने ताम्रपत्र दिया, उस पर लिख दिया कि जो महंत हैं उनके लिए क्या दिया जाता? पूरा ऋषिकेश दिया जाता। ऋषिकेश किसका हो गया? महंत का हो गया। या एक क्षेत्र हमने कुष्ठ रोगियों के लिए दे दिया, तो वो क्षेत्र किसके लिए हो गया? कुष्ठ रोगियों के लिए हो गया। या एक क्षेत्र हमने चक्रधर जुयाल को दे दिया, दीवान लॉज। चक्रधर जुयाल कौन? राजा का कौन? दीवान, जिसने क्या कराया था? हाँ जी, रवाई गोली कांड कराया था। राजा ने पूछा क्या करना चाहिए दोषियों को? उसने कहा आंखें फोड़ देनी चाहिए। राजा ने पेन निकाला, आंख फोड़ दी। उसने कहा देश निकाला, जाओ। कहाँ जाओ? ये नीचे वाला क्षेत्र, जो मधुवन आश्रम वाला जो क्षेत्र है, किसका है? दीवान का, चक्रधर जुयाल का। समझ में आया? फिर आपस में कैसा होता था उत्तराखंड में कि भैया यहां से लेके यहां तक मेरा है, पत्थर लगा दिया। क्या बोलते थे उसको? उस पत्थर को कोई नहीं छेड़ता था, ओडा बोलते थे उसको। ओडा, ओडा। उस पत्थर को फिर कोई नहीं छेड़ेगा। अगर उसको पार कर दिया किसी ने, जमीन घेर दी, तो समझ लो फिर पंचायत बैठेगी। ऐसा ही होता था देश में कि भाई यहां से लेके यहां तक मेरा खेत है, इस खेत में दूसरा कोई नहीं आएगा, मेरी फसल कोई नहीं काटेगा। समझ में आया? इन्होंने कर दिया। क्या क्या किया? भूमि सुधार किया, कृषिगत संरचनात्मक विकास किया, आधारभूत औद्योगिक विकास के लिए केवल उतना ही प्रयास किया जिससे इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके, उत्पादित माल को भारत का एक अच्छा बाजार बन सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में लिखा कि हमारी सभी सभ्यताएं या तो अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप अथवा उसकी नीतियों के सीधे परिणाम है, चाहे वह कृषि का पिछड़ापन हो या उद्योगों की कमी या भारतीयों की दरिद्रता। अरे भाई सोने की चिड़िया था भारत। क्या था? एक दिन ऐसा आया कि गरीबी 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 होती गई, लोगों की समझ में नहीं आया। यार दादी सुना रही है कि सोने की चिड़िया थी, सोना था, ऐसा था, इतना वो था। और आज स्थिति ये थी कि जिस फसल को बेच रहे थे उसी को कई गुना दामों में क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे। अकाल पड़ रहे थे। क्या पड़ रहे थे? अकाल पड़ रहे थे। और उन अकालों के लिए कौन जिम्मेदार था? मानसून, भारतीय मानसून जिम्मेदार थोड़े था। नीतियां जिम्मेदार थी, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, खासकर भूमि संबंधी जो नीतियां थी, लगान संबंधी जो नीतियां थी, जो आप पढ़ते हो, मालवाड़ी बंदोबस्त, और क्या कौन कौन से बंदोबस्त पढ़ते हो? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और कौन से? हाँ,
कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट क्या है? ये सब नीतियों की वजह से तो अकाल पड़े इस देश में, गरीब हो गए लोग। वो तो शुक्र है कि दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के माध्यम से, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया नामक पैम्पलेट के माध्यम से ये बताया कि वेल्थ ड्रेन थ्योरी दी अपनी, ये बताया धन का बहिर्गमन हो रहा है भैया। गंगा यमुना के दोआबों से जो ये लोग हैं उपनिवेशवादी, ये स्पॉन्ज की तरह सब कुछ सोख रहे हैं और टेम्स नदी में जाके निचोड़ रहे हैं। मतलब टेम्स कहाँ हो गया? लंदन। तो वहां समृद्धि आ रही है और यहाँ क्या हो रहा है? गरीबी आ रही है। ठीक है, सुना होगा आपने, स्वर्गाश्रम पयालों का था, 25 में से और एक बकरी में बेच दिया उन्होंने। कितने में? एक बुढ़े जी थे, बकरा खाने का शौक था उन्हें, किसी ने बोला भाई दे दे मुझे, उन्होंने कहा भाई कितना देगा? उसने कहा एक बकरा दूंगा और 25 में से दूंगा। उसने कहा ठीक है ले जा। खत्म, अंगूठा लगाया। आज क्या रेट है? कोई रेट ही नहीं है ना, वही बता रहा हूं। और ये सब कुछ समय के लिए है। नदियों के किनारे सभ्यताएं ज्यादा जीवित नहीं रहती है ना, कुछ साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, फिर बाद में क्या होता है? क्या होता है? ऊपर कहीं गौना झील बनती है, वो टूटती है और सारी सभ्यताओं को अपने साथ लेके क्या करती है? निकल लेती है। तो बहुत ज्यादा गौरवान्वित मत महसूस करना कि जी हमारी खिड़की गंगा जी की तरफ है और हमारी जो जमीन है, बिल्कुल लैंड जो है हमारी कहाँ, क्या गंगा से लगी हुई है। इवन ये भी दम्भ मत करना कि जी बिल्कुल ये जो पूरा वाला एरिया नटराज के अगल बगल वाला मेरा इतने गज जमीन है और उतने गज जमीन है, कुछ नहीं रहना है। ठीक है, किराएदार हो कुछ समय के लिए। चलो जी, स्वतंत्रता के उपरांत आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक नीतियां, समितियों, कार्यक्रमों का निर्माण तथा संचालन किया गया, जैसे आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, भूमि सुधार के लिए किए गए प्रयास, तकनीकी कृषि विकास के लिए लाई गई क्रांतियां, क्रांतिकारी योजनाएं और विभिन्न औद्योगिक नीतियां। सुई से लेके जहाज तक सब कहां से आता था? पहले बाहर से आता था। पहली पंचवर्षीय योजना आई हमारी, सबसे पहले हमने क्या किया? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। सबसे पहले खाना चाहिए था यार, पूरे देश की जनसंख्या को क्या चाहिए था? खाना चाहिए था। तो सबसे पहली योजना जो देखते हैं आप, उसमें जो एम रखा गया वो रखा गया इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड। दूसरी योजना में, क्योंकि नेहरू देश विदेश घूमे थे, बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़े थे, जानते थे क्या था, उन्होंने कहा भारी उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया? जबकि गांधी जी ने बोल दिया था कॉटेज इंडस्ट्री, क्या बोला था? ये देश ग्रामीणों का देश है, यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री होनी चाहिए। और अगर आज हम गांधी की बात को मान लेते, जब देश आजाद हुआ था, नीति निर्माता जो थे देश के, अगर वो उस बात को मान लेते, कॉटेज इंडस्ट्री को क्या करते? आप यहाँ बैठ के तैयारी नहीं कर रहे होते समूह और IAS PCS की। आप सबके क्या होते हैं? अपने अपने। बड़ा उद्योग नहीं होता किसी का, बड़ा होता तो किसी का छोटा भी होता। हो सकता है ये माचिस फैक्ट्री के मालिक होते, क्या होते? माचिस बन रही होती, बेहतरीन माचिस जो है वो कहां से बन रही जी? हाँ जी, हाँ हाँ। क्या सोचते हो आप, कम प्रॉफिट होता है उसमें? हाँ? हो सकता है कोई कैंडल बना रहा होता, हो सकता है कोई कुछ ना कुछ बना रहा होता, मतलब हो सकता है कोई मिठाई के डब्बे बना रहा होता, पैकेजिंग इंडस्ट्री होती किसी की। सबसे अच्छा पैसा इस समय किसमें? पैकेजिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट कैसा भी हो, लेकिन पैकेट सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए पैकेट। थालियों वाला जमाना गया, अब तो डब्बों पे दिया जा रहा दिवाली में भी सबको। धीरे धीरे वो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। पहले उसमें खील बताशे होते थे, कुछ पकौड़े होते थे तिल वाले, धीरे धीरे बड़ा हो तो क्या हुआ, मिठाई ने ले लिया उसका स्थान, धीरे धीरे ड्राई फ्रूट्स ने ले लिया। भगवान जाने क्या होगा, कहीं सोने और चांदी के सिक्के ना हो, है ना। तो दुनिया किस तरफ जा रही है? नकलीपन की तरफ जा रही है। और भाव कुछ नहीं है, खाली है मैंने दे दिया, बस देख लो मेरा डब्बा गया है, बड़ा वाला। आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, भूमि सुधार, तकनीकी कृषि विकास के लिए लाई गई क्रांतिकारी योजनाएं, औद्योगिक नीतियां, समझ में आ गया। अब आर्थिक नियोजन क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? रूस से सीखा था हमने। किससे? रूस से। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय है राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना।
यह अपने आप में सामाजिक नियोजन की अवधारणा को भी समाहित रखता था। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आर्थिक नियोजन के पीछे समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता था। आर्थिक नियोजन नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी होता क्या है कि राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, यह है क्या आपका आर्थिक नियोजन की डेफिनेशन। यह अपने आप में सामाजिक नियोजन की अवधारणा को भी समाहित रखता है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आर्थिक नियोजन के पीछे समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास में क्या क्या हुआ? सबसे पहले भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में प्रकाशित हुई। सर एम विश्वेश्वरैया, आईएएस का क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी? आंसर सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। किसने लिखी? कब लिखी? 1934 में लिखी। ये भी पूछा कब लिखी? 1934 में लिख दी थी। भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावनाओं पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गुजरात में एक अधिवेशन हो रहा था, गुजरात में एक जगह पड़ती हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। कौन थे? और ये जवान लोग थे उस समय, सुभाष जी हो गए, नेहरू हो गए, और उनमें समाजवाद का प्रभाव था। किसका? नेहरू ने कहा भी एक जगह पर मैं समाजवादी हूं, कहा। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? क्रम से बता रहा हूं मैं। मुंबई में 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में आर्देशिर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है फिर दोबारा एक समय में। अब नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, बट एक समय में है कि बॉम्बे प्लान कब का है, किसके निर्देशन में? आंसर आर्देशिर दलाल के देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई 1944 में, बॉम्बे प्लान कहते हैं। 1943 में श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना। अब ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है कि गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की थी, कब प्रस्तुत की थी? 1943 में। किसने की थी? श्रीमन नारायण ने की थी। किसने की थी? गांधी जी वाली बात बता रहा था ना मैं, कॉटन इंडस्ट्री, जापान ने सीखा उनसे। जापान ने कॉटन इंडस्ट्री के माध्यम से अपने आप को विकसित किया। जापान ने सीधे भारी उद्योग, मतलब ऐसे भारी उद्योग नहीं दिखते वहां पर, अब तो हैं, लेकिन जापान जब परमाणु बम से पूरा क्या हो गया, बर्बाद हो गया, उसके बाद जापान ने कॉटन इंडस्ट्री के माध्यम से उठाया अपने आप को। इसके माध्यम से। और हमारे यहाँ क्या हुआ? हैवी इंडस्ट्री क्या हुई? सिक होती चली गई, दिक्कत हुई। कुछ तो चल रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, लेकिन कुछ क्या हुई? सिक हुई, और वो उसने अर्थव्यवस्था पर क्या क्या बोझ डाला। बेस्ट एग्जांपल है आईडीपीएल। बहुत हैवी नहीं थी पर फिर भी हैवी थी। आईडीपीएल क्या हुआ? बंद हुई। कितनी यूनिट थी उसकी? एक आपकी वीरभद्र ऋषिकेश में थी, और यूनिटें भी थी अलग अलग जगह पे। पहले एक सिक हुई, फिर 3 ने खर्चा उठाया, कुछ ऐसा हुआ, फिर 2 सिक हुई, फिर 3 सिक हुई, फिर सब सिक हो गई। सिक होके क्या हो गई? मर गई। 1943 में श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। 1945 में श्रमिक नेता एमएन रॉय द्वारा जन योजना, पीपल्स प्लान से संबंधित व्यक्ति कौन है? मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय, श्रमिक नेता, कम्युनिस्ट। 30 जनवरी 1950 को जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। सर्वोदय योजना किसकी है? आंसर जेपी की है। किसकी है? जयप्रकाश नारायण। वही जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग की जेल को फांदकर भारत छोड़ो आंदोलन में जिन्होंने भूमिगत होकर क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया, जिन्होंने प्रिजन डायरी लिखी, जिन्होंने वाई सोशलिज्म लिखा। समाजवाद क्यों? वाई सोशलिज्म। ठीक है जी। योजना आयोग, नेहरू की अंतरिम रिपोर्ट में, हालांकि अब ये पुराने समय की बात हो गई योजना आयोग, इसकी जगह पे अब आ गया क्या? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोदी जी ने कहा कि भैया योजना आयोग पुरानी बात हो गई, ये क्या है? ये ऐसा है कि केंद्र ने बनाया और फिर राज्यों को बोला कि थोप दिया उन पर। उन्होंने कहा यह सहयोगात्मक संघवाद का उदाहरण नहीं है। सहयोगात्मक संघवाद के लिए यह है कि पहले से ही राज्यों को साथ लेकर चलो। क्या करो? राज्यों को साथ लेकर चलो, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सारे राज्य के राज्यपालों को,
सारे सांसदों को, नहीं समझे, यूनियन टेरिटरी के जितने भी प्रशासक उनको सबको साथ लेकर तब एक कंसेप्ट पे आओ और फिर उसके बाद क्या करो, उस चीज को इंप्लीमेंट करो। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं। लेकिन ये पुराने जमाने में क्या था, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। नेहरू की अंतरिम सरकार ने 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकारी नियोजन बोर्ड का गठन किया, जिसे नियोगी समिति भी कहा जाता है। ध्यान रखना, केसी नियोगी, क्या नाम याद रखना है। इस समिति ने जनवरी 1947 ईस्वी में अपनी योजना संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, और योजना आयोग का गठन की डेट पूछता था पहले 15 मार्च 1950। क्या पूछता था, दो डेट पूछता था बार बार। एक तो पूछता था योजना आयोग की डेट, और एक पूछता था किसकी, राष्ट्रीय विकास परिषद। हाँ, एनडीसी बोलते थे जिसको, जो अंतिम मोहर लगाता था योजनाओं पर, उसका नाम क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी डेट पूछता था, तो 6 अगस्त 1952। प्लानिंग कमीशन बन गया कब, 15 मार्च 1950 को, और राष्ट्रीय विकास परिषद बना 6 अगस्त 1952। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। ये दो क्वेश्चन पूछता था पहले, अब नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अब नीति आयोग से पूछ रहा ज्यादा। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। यह एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में काम करता था। परामर्शदात्री मतलब जिसका काम खाली परामर्श देना होता था, और गैर संवैधानिक मतलब संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है संविधान में। जब भी जिसका आर्टिकल संविधान में नहीं होगा, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होगा, उसको संवैधानितर शब्द वर्ड यूज किया जाता है। कि योजना आयोग क्या था, एक संवैधानितर निकाय था। क्या था। और अगर मैं बोलूं आपको कि इलेक्शन कमीशन क्या है, संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी क्या है, संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। और क्या क्या है, नदी दूनों का जो आर्टिकल 263 वो संवैधानिक निकाय है। प्राधिकरण क्या है, ट्रिब्यूनल्स क्या है, संवैधानिक निकाय है। राजभाषा आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब क्या है, संवैधानिक निकाय है। लेकिन महिला आयोग संवैधानिक नहीं है, मानवाधिकार आयोग संवैधानिक नहीं है, योजना आयोग संवैधानिक नहीं है। ये सब क्या है, संवैधानिक क्या है, संविधान से बाहर की चीज। ठीक है जी। इस आयोग में एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था। अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। एक बार क्वेश्चन पूछा, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। लोग सोच में पड़ गए बच्चे, कौन रहा होगा, कौन रहा होगा। अरे जेल नेहरू थे भाई। प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का क्या होता था, अध्यक्ष होता था। साथ में इसमें एक उपाध्यक्ष होता था। 3 पूर्णकालिक सदस्य होते थे, 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। वित्त, रक्षा और गृह मंत्री इसके पदेन सदस्य होते थे। फाइनेंस, डिफेंस और होम। फाइनेंस, डिफेंस और। इस आयोग के प्रथम उपसभापति कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा तो ऐसे व्यक्ति थे जिन पर बहुत कृपा बरसी। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी कौन, गुलजारी लाल नंदा। नेहरू जब मरे तो कौन प्रधानमंत्री बने कुछ समय के लिए, गुलजारी लाल नंदा। शास्त्री जी मरे तो फिर दोबारा कौन, गुलजारी लाल नंदा। ये भी ठीक है, नाम अमर हो गया उनका, है ना। भाग्यम फलति सर्वथा न विद्या न च पौरुषम। न विद्या काम आती है, न पौरुष काम आता है। कौन काम आता है, भाग्य। भाग्य मतलब ऐसे कि पाकिस्तान बना तो जिन्ना मर गया कुछ समय बाद। भारत बना तो गांधी जी, जब मतलब भोगना था, जब उसको क्या करना था, ठीक है। पटेल जी ने इतना काम किया, पटेल जी भी चल दिए। अगर जीवित रहते तो मेरे ख्याल से नेहरू के बाद कौन बनते, पटेल बनते प्रधानमंत्री। नहीं आया समझ में। राजीव गांधी जी को आना ही नहीं था राजनीति में, तब तक इंदिरा जी की हत्या हो गई। पूरे देश की जो सिंपैथी थी वो किस तरफ चली गई, राजीव गांधी जी की तरफ चली गई। फिर ये भाग्य था कि राजीव गांधी के समय में, उस समय के सबसे इंटेलिजेंट नेता थे कांग्रेस के सारे लोग, उन्होंने साथ दिया। साथ दिया तो बढ़िया था। नहीं आया समझ में भाई। कंप्यूटर आया इस देश में, टेलीफोन आया इस देश में, सूचना क्रांति आई इस देश में, है ना। तब तक बोफोर्स आई और बोफोर्स ने सारा बट्टा बैठा दिया। नहीं आया समझ में। तो भाग्य होता है ये कभी कभी, लहर किस तरफ चलती है।
एक आदमी जीवन भर काम करता रहता है, उसको कोई नहीं जानता। एक आदमी अचानक से उठता है, एकदम सब लोग जानने लगते हैं कि देखो जी यही है बस व्यक्ति। कौन? हाँ जी, हाँ, भाग्य विधाता। वित्त रक्षा गृह समझ में आ गया। इस आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। वर्तमान में योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? मोदी जी ने आते ही सबसे पहले एक काम किया बढ़िया, प्लानिंग कमीशन को हटाया, नीति आयोग को ले आए। कब लाए? 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। क्लियर हो गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो पहले तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते थे कि किस मॉडल पर आधारित थी? किस पर थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी किस पर आधारित थी? हाँ जी, चेक करो जरा, पीसी मालनोबिस पर आधारित थी। महान सांख्यिकीयविद पीसी मालनोबिस। सांख्यिकी दिवस मनाते हैं हम उनके जन्मदिन पर या पुण्यतिथि पर। देखो तो कब मनाते हैं सांख्यिकी दिवस? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? देखिए तो बालिके, जन्मदिन पर मनाते हैं कि मृत्यु पर मनाते हैं पीसी मालनोबिस के? बड़े सांख्यिकीवेत्ता थे पीसी मालनोबिस। नेशनल पूछ रहा हूं मैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे 29 जून को मनाते हैं। क्या होता है इस दिन इनका? पीसी मालनोबिस का जन्मदिन, जन्मदिन 29 जून। ठीक है भाई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 51 से 56 तक चली। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। योजना की प्राथमिकताएं क्या थी? कृषि और सिंचाई। यही क्वेश्चन बनते थे पहले, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड। इस योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बड़ा इंपॉर्टेंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसको बोलते थे सीडीपी। क्या बोलते थे? फेल हो गया लेकिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई। दोनों फेल हो गई। क्या हो गई? दोनों कर्मचारियों के हाथ की वो रह गई बस। बनाया था जनता के लिए, समुदाय के लिए, और सिर्फ अधिकारियों के हाथ तक की क्या रह गई वो। भाखड़ा नांगल बांध बना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना इस योजना की देन है। हीराकुंड डैम, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध किस योजना की देन है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली, पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत तथा भारी उद्योग प्रधान योजना थी। इसमें क्या बोला गया? हैवी इंडस्ट्री। क्या बोला गया? हैवी इंडस्ट्री को पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में, सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में, है ना, इसकी स्थापना की गई। साथ ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इस योजना की देन है। लोकोमोटिव बोलते हैं इंजन, रेल के इंजन बनते थे यहाँ। ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मतलब रेल के कोच बनते थे, डब्बे। क्या बनते थे? रेल के डब्बे बनते थे। ठीक है। और ये धुआं छोड़ते थे, कोयला डालना पड़ता था इनमें। बाद में क्या बना? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बना। क्या बना? फिर डीजल इंजन बने। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? इलेक्ट्रीफाई किया गया। अब जो चलती हैं ट्रेनें वो क्या चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आप तो नहीं बैठे होंगे कोयले वाले में, हम तो बैठे और हरिद्वार तक गए। पहले चलती थी यहाँ कोयले वाली, 3 रुपए टिकट होता था, उसमें बैठे और बड़ा मजा आता था जब 2 गुफाएं, सुरंग आती थी कौन सी, और उसमें धुआं ही धुआं रेल के अंदर। बैठे हो? कहाँ से बैठे तुम? कोयले वाले में कहाँ से? वही तो बोल रहा हूँ। हम बैठे, फिर स्मेल ही स्मेल जिसे बोलते हैं, किसकी? कोयले की। तो सबसे ज्यादा बदलाव मेरे ख्याल से हम ही लोगों ने देखे भाई देश में। क्या देखे? तुमने कहां से देखा? डीजल इंजन से या इलेक्ट्रिक इंजन से? और अब की आपकी जो जनरेशन होगी वो सीधे मेट्रो देखेगी। मेट्रो में बैठी 15 मिनट में देहरादून। कितने मिनट में?
हमने वो समय भी देखा कि यहाँ से बैठे बद्रीनाथ तीसरे दिन पहुंच रहे हैं, दूसरे दिन रात को। जोशीमठ में तो रुकना ही रुकना, वो भी सुबह 3 बजे 4 बजे चलना, तब जाकर जोशीमठ रात को पहुंच रहे। तब जोशीमठ से अगले दिन फिर गाड़ी पकड़ रहे, फिर बद्रीनाथ। आज क्या है, आज दिन में भी बैठोगे तो भी बद्रीनाथ पहुंचोगे, 300 किलोमीटर मात्र। ठीक है जी। तो भाई फिर क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक चली। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान टेक ऑफ स्टेज बनाए जाने पर जोर। भारत चीन युद्ध हो गया, लेकिन तब तक इसको दुर्भाग्य बोलते हैं। बढ़िया चल रहा था, देश तरक्की कर रहा था, तब तक पड़ोसी की जलन हुई और उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर दिया, फिर उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यह हो गई कि भारत सरकार ने डिफेंस पर खर्चा किया ही नहीं। एमुनिशन ही नहीं था हमारे पास, गोला बारूद ही नहीं था हमारे सिपाहियों के पास, खाने के लाले पड़ गए। मतलब कपड़े नहीं थे उस तरह के, जूते नहीं थे उस तरह के। भाई लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, हथियार चाहिए होते हैं, औजार गोला बारूद चाहिए होता है, था ही नहीं। उधर चीन के पास क्या था, उसने अपने डिफेंस पे बहुत अच्छा खर्च कर रखा था। भारत पाक युद्ध हो गया तब तक 65 में, भाई 2 युद्ध झेलने पड़े। क्या झेलने पड़े, नेहरू जी को बड़ा विश्वास था किस पर, चीन का जो राष्ट्राध्यक्ष था, दोनों दोस्त थे, है तो कैसे छुरा घोपा चीन ने। पहले बोला हिंदू चीनी पाई पाई, हिंदू चीनी पाई पाई मतलब हिंदू चीनी क्या है, भाई भाई। बॉर्डर पर ये नारे लगाते थे नेफा में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, हिंदू चीनी पाई पाई, ये जमीन हमारा है तुम इसे छोड़ दो। कौन सी, मतलब हमारे सिपाहियों को बोलते थे, ये जमीन क्या है, हमारा है। हिंदी सीख रखी थी उन्होंने, हिंदू चीनी पाई पाई, ये जमीन छोड़ दो, ये जमीन हमारा है। अरे भाई कहेगा तुम्हारा। चलो फिर हुई लड़ाई, हारना पड़ा हमें। तब तक नहीं बोलते कि पहले तो लेप्रेसी है और उस पर फिर खाज, कोड़ पर खाज। 65-66 में भयंकर सूखा पड़ गया, तीसरी योजना पूरी तरह असफल रही, तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही। 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। फिर चली भाई 3 पंचवर्षीय योजना, प्लान हॉलीडे बोलते हैं। 2 चीजें क्वेश्चन पूछे जाते थे सबसे ज्यादा, एक प्लान हॉलीडे से और एक अनवरत योजना से। अनवरत योजना तो आपकी आएगी कब, जब इंदिरा जी आपात लगाएंगी, उसके बाद क्या होगा 78, 79, 80, वहां पर आएगा रोलिंग प्लान। एक रोलिंग प्लान से क्वेश्चन आता था मोरारजी देसाई के समय में, और एक आता था प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे ध्यान रखना कि चीन युद्ध के बाद, पाकिस्तान युद्ध के भी बाद, 65 की जो लड़ाई है उसके भी सूखा के बाद, 66 से लेके 69 तक चली 3 वार्षिक योजनाएं। योजनावकाश कहा जाता है इसको। प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी जाती है। जून 1966 में रुपए का अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन किया गया रुपए का। क्या होता है अवमूल्यन, मैंने बताया था, डॉलर के मुकाबले रुपए को क्या करना, उसकी कीमत को कम करना। जैसे एक डॉलर में 50 रुपए हैं, तो अब हमने बोला 1 रुपए में माना 40 रुपए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, अवमूल्यन बोलेंगे, डिवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे, इससे क्या होता है, इससे आयात हतोत्साहित होता है, निर्यात प्रोत्साहित होता है, क्योंकि विदेशियों के लिए भारत की चीजें सस्ती हो जाती हैं और भारत के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जो विदेशी वस्तुएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। जैसे माना मैं कोई विदेशी प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहा हूं, वो पहले 100 रुपए में आ रही थी, लेकिन क्योंकि मनी का डिवैल्यूएशन हो गया वो 150 की हो गई। कितने की हो गई, अब यार 50 रुपए का डिफरेंस हो गया माना, तो क्या करूंगा मैं बोलूंगा छोड़ो यार इतना महंगा नहीं लेता हूं, क्या करूंगा, इंडिजीनियस जो होगा भारत में बनी हुई चीज ही को क्या करता हूं, यूज करता हूं। तो क्या कर दिया मैंने आयात, क्योंकि आयात कब होता है, मांग और पूर्ति पर होता है डिपेंड। जब मेरी मांग होगी, देश के अंदर मांग होगी, नहीं जी यही वाला डिओड्रेंट लगाना है जो विदेश से आ रखा, नहीं आया समझ में, यही वाला पीना है और पिलाना है, वो कोल्ड ड्रिंक जो विदेश से आ रहा है, जलजीरा नहीं पिलाना है, शरबत नहीं पिलाना है, क्या पिलाना है, तो लेकिन कोल्ड ड्रिंक महंगा हो गया बहुत ज्यादा, तो मैं बोलूंगा चलो ऐसा करते हैं जलजीरा पी लेते हैं, अपने देश का बना हो। जलजीरा कहाँ का है,
समझ में आया? तो क्या हो गया, आयात हतोत्साहित हो गया, और उनके लिए हमारा प्रोडक्ट, यानी हमारे यहां से माना कोई चीज ले जा रहे थे पहले, उनके लिए महंगी थी, अब वो उनके लिए सस्ती हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। क्या होगा, निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात बढ़ने से देश तरक्की करता है, आयात बढ़ने से देश पर बोझ पड़ता है। कई बार सुना होगा आपने, खामखा इस देश के लोगों को सोना जमा करने की क्या है, एक आदत सी है। सोना हमें आयात करना पड़ता था, फिर कुछ सरकार ने, कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से ही कुछ नियम बनाए गए, जिससे क्या हुआ कि सोने के आयात में क्या मतलब स्कीमें चली कुछ। उन्होंने कहा यार सोना क्यों ले रहे हो, वो ले लो, कागज ले लो, एक प्रमाण पत्र देते हैं। बैंक वालों ने कहा एक प्रमाण पत्र देते, कितना सोना चाहिए, उन्होंने कहा 10 तोला चाहिए। उन्होंने कहा 10 तोले का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जैसे सोने का रेट बढ़ेगा वैसे ही इस प्रमाण पत्र का भी रेट बढ़ेगा। जब आप इसको बेचना चाहोगे तो उसी रेट पे बेचेंगे, उसी वही रेट देंगे हम जो सोने का रेट होता है। खामखा सोना घर में रखोगे, टेंशन में रहोगे, ना शादी में जा पाओगे, है ना, फिर कुत्ते भी पालने पड़ेंगे, फिर क्या, जब कहीं जाओगे तो किसी को रखना पड़ेगा, रिश्तेदार के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। क्यों कर रहे हो ऐसे? चोर अगर सर्टिफिकेट चुरा के ले भी जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं, उसको थोड़े देंगे हम, आपका साइन होना जरूरी है। लोगों की समझ में आ गया? लोगों ने क्या लेना शुरू किया, समझ में आ रहा है आपके क्या बोलना चाहते हो? तो गोल्ड बॉन्ड ले लो, बढ़िया तो है, उसको कहीं ऐसे तिजोरी में रखने की जरूरत भी नहीं होती है, छुपाने की जरूरत भी नहीं, रख दो, चोरी कर लो, ले जाओ, तुम्हें देंगे ही नहीं। तुम अगर जाओगे बैंक में तुम्हें जेल हो जाएगी कि भैया तुम्हारा नहीं है, तुम कहां से लाए। तो सोना खरीदना समझदारी है या गोल्ड बॉन्ड खरीदना समझदारी है? तो क्या हुआ कि सोने के आयात में कमी हो गई। इस तरह से क्या करती है सरकार को, लगा यार बहुत हो गया है, तेल निर्यातक देश तो बड़ा सरदर्द कर रखा है इन्होंने, क्या करना चाहिए, तेल पर निर्भरता को कम करना। तो पहले बहुत कोशिश की उन्होंने, 10% परमिशन दे दी, 20% तक की परमिशन दे दी इथेनॉल मिलाने की, है ना। हमारे जितनी भी चीनी मिलें थी उन्होंने इथेनॉल बनाया, इथेनॉल मिलाया किसमें, पेट्रोल में, इथेनॉल मिलाकर यूज किया। तो जहां 100 रुपए का तेल ले रहे थे, अब 10 रुपए बच गए हमारे, 90 रुपए में तेल लेना पड़ रहा था हमें बाहर से। फिर 20% तक की अनुमति दे दी। फिर कहा यार ये भी कारगर नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा है इसमें, क्या करो, लिथियम बैटरी का प्रयोग करो, इसको प्रमोट करो, स्कूटी लाओ, क्योंकि हर आदमी को स्कूटी चाहिए। तो कौन सी बैटरी चलित जो है, क्या लिथियम बैटरी से चलती हैं, स्कूटियां आई, कारें आई। सरकार ने कहा खुद हमारी जो बसें होंगी वो कैसी होंगी, बैटरी वाली होंगी। आने वाले समय में दिल्ली में देखना, हमने ब्लू लाइन और रेड लाइन चलते हुए देखी है डीजल की, फिर हमने सीएनजी वाली देखी है। आप देखोगे अब जल्दी क्या, बैटरी चलित गाड़ियां देखोगे आप सारी सरकार। मसूरी में भी शुरू हो गई, दिखा रही है ना सरकार के, देखो मसूरी की चढ़ाई पे भी क्या है। तो हम पेट्रोल के आयात पर निर्भरता को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उससे क्या होगा, देश तरक्की करेगा। पेट्रोल निर्यातक देशों की दादागिरी कम होगी। क्या होगी, दादागिरी क्या होगी, कम होगी। और हमारे पास, जब हमें जम्मू कश्मीर में पता चला कि लिथियम के अपार भंडार है, लद्दाख में अपार भंडार है, जरूरत ही नहीं हमें आयात करने की लिथियम को। अरे समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा मैं, क्या आ रहा। 1966 में रुपए का अवमूल्यन किया गया, क्या किया गया, अवमूल्यन किया गया। 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। कौन सी योजना, लीड बैंक योजना, किस समिति की सिफारिश पर, नारीमन समिति की सिफारिश पर 1969 में। क्या होती है लीड बैंक योजना, लीड बैंक योजना क्या होती है, कुछ ऐसा होता है इसमें, जैसे कोई क्षेत्र है, एसबीआई एक बड़ा बैंक है, उसके नीचे बहुत सारे छोटे 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 बैंक हैं, उन सबका जो वो है क्या, लीडर, वो कौन है, एसबीआई। कौन है, यानी जितना भी जो क्लियरिंग हाउस होगा, जो भी होगा, लेन देन होगी, उसका हिसाब किताब सब कहाँ देना होगा, वहां पर देना होगा, और वो उस पर निगरानी रखेगा, अन्य जो छोटे छोटे बैंक। ठीक है, इसकी डिटेल में बता दूंगा लीड बैंक योजना पे कैसे लिखना है। पर ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बना हुआ है,
ये यूपीएससी क्वेश्चन है। 1969 नरीमन समिति लीड बैंक। तीनों वार्षिक योजनाओं के दौरान पूरी तरह से एक नई कृषि नीति अपनाई गई और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण, उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार, भू संरक्षण आदि विधियों पर विशेष जोर दिया गया, जिससे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, खाद्य आवश्यकता क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। पुराने पैटर्न पे काम कर रहे होते अगर हमारे किसान, अगर परंपरागत कृषि कर रहे होते तो मेरे ख्याल से एक टाइम खाना होता खाली अभी, बल्कि एक टाइम भी मुश्किल होता, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है। परंपरागत खेती मतलब बैलों से जुताई, है ना, गोबर, लेकिन पौष्टिक होता वो खाना। एक टाइम खाते ज्यादा स्वस्थ रहते। लेकिन क्या हुआ कि भोजन की आवश्यकता को पूरा करना था तो हरित क्रांति आई, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। मैक्सिको से बीज मंगाए गए। हमारे जो बाली लगती थी उसमें 20 दाने लगते थे, उन्होंने कहा भैया 40-50 दाने लगने चाहिए। ऐसा गेहूं कहाँ मिलेगा? मैक्सिको में मिलेगा बीज। वहां से बीज लेके आए। फर्टिलाइजर का अधिकाधिक प्रयोग किया, इरिगेशन का प्रयोग किया, उत्पादन डबल ट्रिपल कर दिया। जिस खेत में 10 बोरे होते थे वहां से अब कितने निकलने लगे? 30 बोरे। और हम हर साल पढ़ते हैं कि खाद्य उत्पादन कितना हुआ, तो हर साल पिछले साल से ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? आप लोगों को लग रहा होगा किसानी छोड़ दी लोगों ने। छोड़ी नहीं, टेक्निक चेंज कर दी। क्या कर दी? स्वाद चला गया, स्वाद नहीं है। स्वास्थ्य चला गया, लेकिन उत्पादन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? उत्पादन बढ़ गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का प्रयोग किया जा रहा है और हाई यील्ड जो चीजें होती हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। हमने बचपन में देखा कि कद्दू की एक बेल लगाई, उसमें 2 ही कद्दू लगे। कितने? लेकिन अब तो 56 भी लग रहे हैं। खीरे की बेल देखी हमने तो उसमें 2 ही खीरे लगे, उसको बड़े किससे गौरव के साथ बैठकर परिवार ने खाया। अब तो गिनती है, बता देते हैं कि इस बीज पर ये लगाओ, ज्यादा ऊंचा भी नहीं होगा, इस पे इतने खीरे लगेंगे। बढ़िया, जैसे बोलते हैं, बीज भी कम। नहीं आया समझ में? गिनती बता रहे हैं, इतने लगेंगे। बैंगन भाई साहब कितने लगते थे? 8-10 लगते थे, उसके बाद पेड़ खत्म हो जाता था। अभी तो बस ये है कि लगे जा रहे, लगे जा रहे। भिंडी सही टाइम पे नहीं तोड़ रहे तो अगले दिन, तीसरे दिन वो बूढ़ी हो जा रही है। क्या है ये? क्या चीज है ये? मॉडिफाइड सीड्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। उनके जीन के साथ क्या कर दिया? छेड़छाड़ कर दिया। ये वैसे ही समझो कि 5 फुट 5 इंच से ऊपर के लोग नहीं थे परिवार में कोई भी, आपके जीन्स के साथ छेड़छाड़ किया और जो संतान हुई वो खली जैसे हुई। कैसे? खली नाम है उसका, क्या नाम है? कि अब जितने बच्चे होंगे वो सब कैसे होंगे? जायंट होंगे बिल्कुल, है ना। उनकी हाइट क्या होगी? 7.5 फुट से नीचे नहीं होगी। तो क्या कर दिया जीन के साथ? आपका जो पढ़ा है आपने डबल हेलिक्स मॉडल, वॉटसन एंड क्रीक का, वो एक सीडी होती टेढ़ी मेढ़ी सी, उसमें छेड़ाखानी करनी पड़ती, उसमें से वो सारी चीजें निकाल। आपके जेनेटिक में शुगर चल रहा था, उस शुगर की उस चीज को हटा दिया। आपके जेनेटिक में क्या चल रहा था? पायरिया चल रहा था, उसको हटा दिया। कोई ऐसी बीमारी चल रही थी जो परिवार दर, कलर ब्लाइंडनेस चल रही थी, उसको हटा दिया, दूसरे जीन डाल दिए उसमें, और क्या कर दिया? जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। क्या बोलते हैं उसको? जीन्स में छेड़छाड़ कर कर अपने आगे आने वाली वंश को सुधारने के लिए क्या? यूजेनिक्स सुना है? नहीं सुना। सुजननकी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। देखो, ढूंढो। तो ठीक है भाई, ये सब हो गया। सिंचाई क्षमता का विस्तार कर दिया, उर्वरक का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। विदेशियों ने लताड़ा हमें, कहा आदिवासी हो तुम, क्या डाल रहे हो? गोबर, पत्ते, मूर्ख हो तुम लोग की। क्या बोला? अरे भाई क्या बोला विदेशियों ने? कि तुम लोग, भारतीयों को कहा, तुम लोग मूर्ख हो, क्या कर रहे हो तुम? ये गोबर डाल रहे हो, तुम केंचुओं को अपना दोस्त बोल रहे हो, किसानों का दोस्त है तुम, ये ऐसा तुम वैसा, क्या करो? भारत ने पूछा क्या करना है, उन्होंने कहा फर्टिलाइजर डालो, खूब सारा फर्टिलाइजर डालो। क्या हुआ उसका नतीजा? और फिर जैसे ही हम फर्टिलाइजर का प्रयोग करने लगे, हमारे किसान बोल रहे हैं कि बीज तब तक ऊपर नहीं आ रहा जब तक हम फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे मिट्टी में। आज ऐसी स्थिति हो गई है किसानों की कि बिना फर्टिलाइजर के
वो जो आता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, बीज से क्या निकलता है, अंकुर, अंकुर भी नहीं फूट रहा कि बिना फर्टिलाइजर। और विदेशियों ने क्या कर दिया, हमारा वाला कंसेप्ट पकड़ लिया, उसको बोल रहे हैं वो क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो बोल रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, गोबर डालो, क्या करो, मिक्स फार्मिंग करो। कि अब क्या करो, पशु पालो, और गाय भैंस जो भी पालनी है उसको पालो, उसका गोबर, उसका जो गौमूत्र वगैरह जो भी है, उससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, और फिर उसमें जो उत्पादन होगा वो स्वास्थ्य के लिए क्या रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक करो। और फिर नंबर भी दे रहा है कि भारत का पहला राज्य जिसने 100% ऑर्गेनिक उगाया है वो है सिक्किम भी। मतलब भारत को भी शाबाशी मिल रही है उन राज्यों में जहां ऑर्गेनिक उगाया जा रहा है। ठीक है, चलो। और अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से क्या हुआ, वो सारा फर्टिलाइजर कहां पहुंच गया, नीचे ग्राउंड वाटर में पहुंच गया, कैंसर बेल्ट बन गई। महिलाओं ने किसी ऐसे चीज का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सर्वाधिक महिलाएं किससे हो रही हैं, कैंसर से पीड़ित है। पंजाब वाली बेल्ट में जाओ, ट्रेन चलती है वहां से, कैंसर ट्रेन बोलते हैं उसको, पता है। हाँ जी, पीजीआई में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें कैंसर हो चुका है, यूट्रस का कैंसर, स्तन कैंसर, और कई प्रकार के कैंसर। बच्चों को कैंसर हो रहे हैं छोटे छोटे। कारण क्या है, फर्टिलाइजर, और साथ में ये जो रेडिएशन, जिस रेडिएशन में आप रह रहे हो। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, यानी प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीआर गॉडगिल ने तैयार किया था। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, इसके गॉडगिल प्लान पर आधारित है। जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बार बार पूछता है ये, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ग्रुप सी का लेवल आज भी यही है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जुलाई 1969। डेट भी पूछता है वैसे, इतने जुलाई 1969 को हुआ। 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, समझ में आ गया था कि भैया इधर चीन इधर पाकिस्तान, करना क्या है। 62 में हार गए, 65 में लड़े, हम जीते, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या हो गई, डाउन हो गई। अब कैसे डराएं, तो परमाणु शस्त्र संपन्न देश बनना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आज भी जो विकसित देश है, रूस अमेरिका जैसे, उन्होंने एक डेट तय कर रखी है, बड़ी भेदभावपूर्ण डेट है, कि इस डेट से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया वो लीगल है, और इस डेट के बाद जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया वो इलीगल है। और हम हैं इलीगल की। हमें क्या बोलते हो, और खुद को क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा परमाणु परीक्षण किए रूस ने, अमेरिका ने, अन्य जो परमाणु शस्त्र संपन्न देश है। हमने किया, हम परमाणु शस्त्र संपन्न देश बन गए। ठीक है, और जब हमने किया तो पाकिस्तान में तो भाई साहब बवाल हो गया जिसे बोलते। उन्होंने कहा घास खाएंगे हम, लेकिन हम भी परमाणु बम बनाएंगे। और कमाल की बात है, बनाया उन्होंने परमाणु बम। क्या किया, और फिर उन्होंने पूछा कि भारत में कितने हैं, उससे हम ज्यादा बनाएंगे। पता नहीं वो चले ना चले टाइम पर, ये अलग बात है, पर बना रखे हैं उन्होंने। क्या बना रखे हैं, फिर पूरा संसार परेशान हो गया कि यार इस्लामिक देश के पास परमाणु बम होना मतलब खतरा, और वही पाकिस्तान के पास। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, फिर सीटी बीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, उससे पहले नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, भारत ने कहा हम साइन करते ही नहीं, क्योंकि आपकी जो नीति है वो भेदभावपूर्ण नीति है। सब लोग अपने परमाणु हथियारों को तबाह कर दें, हम तैयार हैं। और हमारी नीति तो वैसे भी क्या है कि नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे उसको। हम क्या करेंगे, अगर हम पर किसी ने परमाणु हमला किया या किसी ने हम पर जैविक हमला किया तो हम उस देश को निस्तनाबूद कर देंगे। और हम ऐसे देश पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, परमाणु हमला नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। हम उसी पर करेंगे, अगर उसने हम पर किया तो हम ऐसे ही देश पर करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार हैं, जैसे पाकिस्तान। मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब था पाकिस्तान। क्या मतलब था, तब से भाई शांति बनी हुई, सही बताऊं तो। मतलब पूरा वर्ल्ड जब वहां से बोलते ना, धमकी देते हैं कि हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में टेंशन हो जाती है। और ये देश को भी पता है कि अगर किसी ने परमाणु युद्ध किया इस जमाने में, नहीं होगा,
इस जमाने में अगर किसी ने परमाणु युद्ध किया तो सारे देश मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे, और वो जो उस पर प्रतिबंध लगेंगे वो तो अलग चीज है। नहीं आया समझ में? समझ में आया? वरना अब तक इसराइल कर नहीं देता क्या? ईरान के पास भी बताया जा रहा है परमाणु हथियार है, उसने विकसित कर लिए। परमाणु हमला हुआ तो खाली वही देश बर्बाद थोड़े होंगे भाई, रेडिएशन से हमें भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, हमें भी खड्डे खोद के रहना पड़ेगा। फिर बुर्ज होम में रहता था जैसे आदि मानव। गुफ कराल। जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। ये पहला नाभिकीय परीक्षण था, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या? हंसते हुए बुद्ध। दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में किया गया। 5 परीक्षण किए वाजपेयी जी के समय में, उसका नाम था शक्ति, मेरे ख्याल से क्या था, ऑपरेशन शक्ति, देख लेना एक बार। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। रेड ट्रायंगल, हम दो हमारे दो, दो एक आदमी एक औरत एक लड़का एक लड़की दिखाया हुआ उसमें, है ना। तो इसमें मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि 2 लड़कियां क्यों नहीं दिखाई, इसका मतलब आप चाह रहे थे कि एक लड़का हो एक लड़की, आप ही ने प्रेरित किया फिर तो किसको, समाज को, क्या करने के लिए, गर्भ में जो बालिका शिशु है उसकी हत्या करने के लिए उकसाया आपने। कि माना अगर किसी की एक बालिका है और अगर गर्भ में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये पता चलता है कि दूसरी भी बालिका है तो उसको जन्म नहीं देने देना है, क्योंकि जो परिवार नियोजन का पोस्टर है उसमें तो दूसरा लड़का है। अब ये नहीं पता मुझे कि लड़का बड़ा है कि लड़की बड़ी है, पर ये दिखा रहा है कि एक लड़का एक लड़की, हम दो हमारे दो। रेड ट्रायंगल इसका साइन था। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। कितना सफल रहा। और इस परिवार नियोजन कार्यक्रम की वजह से ही एक चीज सुनी होगी आपने कि 2026 तक विधानसभाओं में सीटें नहीं बढ़ेंगी। क्यों नहीं बढ़ेंगी? क्योंकि हर राज्य चाह रहा था कि मेरी जनसंख्या बढ़े और फिर यहां पर विधानसभा की सीटें क्यों बढ़े, और फिर क्या मिलेंगे, मौके मिलेंगे। जहां हमारी 70 है वहां क्या हो जाए, 80 हो जाए सीटें, तो और लोगों को मौका मिलेगा क्या करने का। इसलिए पहले ही बोल दिया, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को अगर सफल बनाना है तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना पड़ेगा। और राज्यों को ये जो प्रलोभन, जो जिस चीज के लिए वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या किस चीज के लिए बढ़ती है, वोट के लिए। इस देश में जो जितने भी घुसपैठी आए हैं वो वोट की राजनीति के कारण यहाँ पर रह रहे हैं। आ जाओ भाई बांग्लादेश के चकमा आ जाओ भाई म्यांमार से क्या आ जाओ, रोहिंग्या आ जाओ भाई, कौन और कौन कौन है घुसपैठी, और आओ हम तुम्हें राशन कार्ड भी देंगे, आधार कार्ड, मेरा नहीं बना तुम्हारा बन गया। कैसे कैसे हो गया भाई, कौन बना रहा है, और बस वोट मुझे ही देना जी। हाँ, और एनआरसी अगर आ गया तो उसका विरोध करो, आग लगा दो पूरे उसमें। तो क्या कर दिया कि परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम सफल हो, इसलिए बोल दिया ना तो संसद में सीटें बढ़ेंगी 2026 तक, ना विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी। ये बहुत पहले क्या कर दिया था, संविधान संशोधन कर दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद भाई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की संस्तुति पर सरकार एक प्रस्ताव द्वारा गैर सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। इसके अध्यक्ष और अध्यक्ष वही होते थे, इसके अध्यक्ष और सचिव वही होते थे जो योजना आयोग के होते थे। यानी इसका अध्यक्ष भी कौन होता था, प्रधानमंत्री, और इसका सचिव वही होता था, सेक्रेटरी वही होता था, योजना आयोग का सेक्रेटरी होता था। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे, परंतु 1967 के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद एवं योजना आयोग के सभी सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सभी प्रशासक भी इसके सदस्य बना दिए गए। इनके प्रमुख कार्यों में योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, सुझाव देना, संसाधनों का निर्माण करना, उन्हें अंतिम रूप प्रदान करना। आखिरी मोहर कौन लगाता था योजना आयोग पर, योजना पर कौन मोहर लगाता था, एनडीसी। तो समझ में आया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही योजना आयोग द्वारा निर्मित किसी योजना का प्रारूप प्रकाशित होता था। योजना का प्रारूप कब प्रकाशित होता था, जब योजना आयोग जब राष्ट्रीय विकास परिषद ने मोहर लगा दी, उस पर स्वीकृति दे दी। क्लियर हो गया। फिर आया भैया भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। ये एक अलग टॉपिक है, इसको ढंग से पढ़ेंगे अगले लेक्चर।